नमस्कार। आज का हमारा विषय है अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार या जिसे हम निवृत्त साझेदार कहते हैं, इसे दी जाने वाली राशि की गणना कैसे करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का यह प्रश्न कि यदि कोई साझेदार फर्म से पृथक होता है या अवकाश ग्रहण करता है तो सर्वप्रथम वह फर्म को एक नोटिस देगा जिसमें वह इस बात का उल्लेख करेगा कि वह अमुक तिथि को फर्म से पृथक हो रहा है या अवकाश ग्रहण कर रहा है। अवकाश ग्रहण माने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। यहां यह बताना जरूरी है कि यदि यह प्रश्न इस तरह आ जाता है कि मृतक साझेदार के उत्तराधिकारी को दी जाने वाली रकम के भुगतान की गणना कैसे की जाती है, तब भी इसका वही उत्तर हमें लिखना है जो अवकाश ग्रहण के उत्तर में हम लिखेंगे। इसलिए दोस्तों, आप यहां भ्रमित ना हो। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तब पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है, परंतु जो साझेदार बचे हैं वे फर्म को चलाते रहने का निर्णय ले सकते हैं और उनके बीच नई साझेदारी का पुनः गठन होगा। आइए अब हम समझते हैं कि जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है तो उसे दी जाने वाली रकम के लिए सबसे पहले उसका पूंजी खाता तैयार किया जाता है। अब आप जैसा कि जानते होंगे कि पूंजी खाते में क्रेडिट पक्ष में और डेबिट पक्ष में किन किन मदों की रकमों को लिखा जाता है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में चिट्ठे में दी गई उसकी पूंजी की राशि लिखेंगे। इसके बाद अवकाश ग्रहण या मृत्यु की तिथि तक फर्म की कुल ख्याति में उसका हिस्सा क्या है यह लिखेंगे। अब यदि चिट्ठे के दायित्व पक्ष में अवितरित लाभ दिया है तो उसका हिस्सा लिखेंगे। क्रेडिट में ही हम अवकाश ग्रहण या मृत्यु की तिथि तक का पूंजी पर ब्याज, वेतन व कमीशन लिखेंगे। अब यदि कोई संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी है तो उसका जो समर्पित मूल्य है, जिसे हम सरेंडर वैल्यू कहते हैं, इसमें भी उस मृतक साझेदार का हिस्सा क्रेडिट करेंगे। चिट्ठे के दायित्व पक्ष में यदि कोई सामान्य संचय या कोई संचय कोष है तो उसका हिस्सा भी हमें उसे देना पड़ेगा, यानी इस रकम को भी हम पूंजी खाते में क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। यदि संपत्ति व दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन होने पर पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ हुआ है तो उसके हिस्से को भी हम मृतक साझेदार या अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते में क्रेडिट करेंगे। तो ये वे सभी राशियां हैं जिन्हें हमने उसके पूंजी खाते में क्रेडिट की हैं। अब डेबिट में वे सभी राशियां लिखेंगे जो उससे लेनी है, अर्थात चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में यदि लाभानी खाते का शेष दिया है तो उसकी रकम में हम उसका भाग निकालेंगे। ध्यान रहे कि चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लाभानी खाते का शेष फर्म की हानि होती है। अब यदि पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया गया है और पुनर्मूल्यांकन खाता हानि को दर्शाता है तो इस हानि में भी निवृत्त साझेदार के भाग को हम दर्शाएंगे और इसके बाद हम अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते के डेबिट में आहरण और आहरण पर ब्याज की राशियों को भी लिखेंगे। इतना सब करने के बाद हम जैसा कि खाते के दोनों पक्षों का योग लगाकर बैलेंस निकालते हैं, यह प्रक्रिया करेंगे। अर्थात अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष के योग से डेबिट पक्ष के योग को घटा देंगे। अब जो शेष रकम प्राप्त होगी यही रकम उसको देय राशि कहलाएगी। तो हमने यहाँ आपको पूंजी खाते के माध्यम से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि ज्ञात करना बताया है। बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।